हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द कॉन्फिडेंस मैन। ये एक मिस्ट्री क्राइम कॉमेडी मूवी है और इसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम डाको नाम की कॉन आर्टिस्ट को देखते हैं। डाको इसुकी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। यहाँ दोनों काफी खुश थे और देखकर लग रहा था कि दोनों लिविंग में हैं। तभी मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम फिर से डाको को देखते हैं। डाको को उसका बॉस एक नए स्कैम में शामिल करने के लिए आया था। डाको कहती है, मुझे कोई नया बड़ा और रिस्की जॉब ला कर दीजिए जिससे करके मुझे मजा आए। डाको का बॉस कहता है, ऐसा जॉब काफी रेयर होता है, इस बार हम एक छोटी चोरी करेंगे, चलो अब अपने बाकी पार्टनर्स को कॉल लगाओ। तब डाको फोन लेकर अपनी पार्टनर सुजुकी को कॉल लगाती है, लेकिन सुजुकी फोन उठाने की जगह कोने में बैठकर रो रही थी। इतना दिखाते ही सीन हिरोशी नाम के स्कैमर पर शिफ्ट होता है। हिरोशी अपने गन वाली पिचकारी से किसी आदमी के कोट के पीछे केचप फैला देता है और उसी आदमी के पीछे वाली सीट में जाकर नॉर्मली बैठ जाता है। आगे का काम हिरोशी की पार्टनर हिशिता करेगी। हिशिता उस आदमी के पास जाकर उसे बताती है कि आपके कोट में केचप लगा हुआ है, लेकिन आप पैनिक मत कीजिए, मुझे इसका दाग हटाना आता है। ऐसा कहकर हिशिता उस कोट को उतरवाकर उसे रब करने लगती है। रब करते करते हिशिता कोट के अंदर रखे पर्स को निकाल रही थी। पर्स नीचे गिरते ही हिशिता उसे अपने पैरों से स्लिप करके हिरोशी की तरफ फेंकती है और हिरोशी अपने बैग के अंदर उस पर्स को डाल लेता है। पर्स की चोरी करके हिरोशी जैसे ही वहां से जाने लगता है, वैसे ही रास्ते में एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी हिरोशी का बैग जब्त कर लेता है। असल में ये आदमी भी एक बहुत बड़ा घोटालेबाज बाकू चैन था। बाकू को देखकर हिरोशी कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बाकू चैन कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? हिशिता कहती है, पहले तुम बताओ कि तुम इस कॉस्ट्यूम में क्या कर रहे हो। बाकू कहता है, मैंने घोटालेबाजी छोड़ दी है और अब मेरा काम बच्चों का दिल बहलाना है। अगर अगली बार मैंने तुम दोनों को ऐसा कुछ करता देखा तो मैं सीधा पुलिस को कॉल करूंगा। हिरोशी कहता है, ये सब वो आदमी कह रहा है जिसने हमारे साथ 1 बिलियन येन की चोरी की थी। बाकू चैन कहता है, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं रहा। ऐसा कहकर बाकू चैन चला जाता है। फिर सीन ओकिनावा रिजॉर्ट पर शिफ्ट होता है। यहाँ हम फिल्म के तीसरे स्कैमर रिचर्ड को देखते हैं। रिचर्ड से एक रिजॉर्ट की स्टाफ धोखाधड़ी की क्लासेस लेने आई थी, लेकिन उसकी जगह रिचर्ड उसे इस पूल में ले आया था। रिचर्ड कहता है, मैं एक रिटायर्ड ओल्ड मैन हूँ और अब मैंने स्कैम करना बंद कर दिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। स्टाफ कहती है, बस आखिरी बार मैं आपका हुनर देखना चाहती हूँ। रिचर्ड कहता है, ठीक है, लेकिन बस तुम्हारे लिए। रिचर्ड के ऐसा कहते ही सीन शिनिची नाम के अमीर चेयरमैन पर शिफ्ट होता है। शिनिची किसी कॉन्ट्रैक्टर से कह रहा था, इन तीनों ने न सिर्फ मेरा पैसा बल्कि मेरी रिस्पेक्ट भी लोगों के सामने उछाली है, मैं कुछ भी करके इन तीनों से बदला लेना चाहता हूँ। तब हम कॉन्ट्रैक्टर के पास डाको और उसकी टीम की तस्वीर देखते हैं। दरअसल इन तीनों ने शिनिची के साथ एक बहुत बड़ा घोटाला किया था और शिनिची इसका बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ डाको अपनी टीवी में एक न्यूज देखती है। इस न्यूज में कोई आदमी बहुत ज्यादा परेशान था। दरअसल रातों रात इस आदमी के साथ एक बहुत बड़ा सा घोटाला हो गया था और ये आदमी इस घोटाले का कसूरवार डियाना नाम की लेडी को बता रहा था। आगे रिपोर्टर्स बताती हैं कि डियाना असल में $1 बिलियन की मालकिन है। इसी के साथ डियाना की इंटरनेट पे कोई भी तस्वीर नहीं। लोगों का कहना है कि डियाना ही हांगकांग की सबसे शातिर स्कैमर आइस प्रिंसेस है। तो इधर आइस प्रिंसेस का नाम सुनकर डाको को एक बड़ा हाथ मारने का आइडिया आता है। फिर अगली सुबह डाको कैफे में होती है। तभी उस कैफे में एक लेडी अपना पपी रखकर डाको के पास वाली बेंच में जाकर बैठ जाती है। डाको उस पपी को देखती ही उसके पास जाकर उसे सहलाने लगती है। इस पर वो लेडी कहती है, ये पपी मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। इतना कहते ही उस लेडी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। फिर उस लेडी के जाते ही वहाँ एक बूढ़ा आदमी पहुँचता है। बूढ़ा आदमी कहता है, ये पपी कितना शानदार है, तुम्हें पता है इस तरह के पपी कितने रेयर ब्रीड के होते हैं, तुम मुझे इसे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले 5 मिलियन येन दूंगा। इतने पैसों को सुन डाको हैरान होती है। डाको के कुछ कहने से पहले ही वो आदमी आगे कहता है, जब भी आपको ये पपी बेचना हो तब आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। ऐसा बोलकर वो आदमी चला जाता है। तभी उस पपी की मालकिन वहाँ काफी उदास होकर आती है और रोने लगती है। डाको के कुछ पूछने पर लेडी बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, उसका ये पपी भी अब मुझे डायरेक्ट उसी की याद दिलाता है, काश इसे कोई मुझसे 1 मिलियन में खरीद कर ले जाए। तो इसे सुन डाको जोर जोर से काफी देर तक हंसने लगती है। डाको को देखकर वो लेडी भी हैरान होती है। डाको कहती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, जरूर वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा बॉस होगा, वैसे तुम इससे भी अच्छा कर सकती हो। पता है जब मैं स्कैमिंग करना सीख रही थी तब मैंने भी सबसे पहले यही वाली ट्रिक सीखी थी, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम सीख सकती हो।
आगे डाकू के बुलाने पर बाकू चैन डाकू के घर पहुंचता है। डाकू बाकू चैन के आते ही उसे जोर से हक करती है और बताती है, मैंने तुम्हें और हमारे पुराने पार्टनर रिचर्ड को बहुत मिस किया। दरअसल जो आदमी बूढ़ा बनकर आया था वो रिचर्ड ही था। अब डाकू जल्दी से बोट की तरफ बढ़ते हुए बताती है, हमारा अगला टारगेट इस कंट्रोवर्शियल आइस प्रिंसेस के साथ धोखाधड़ी करना है। इस आइस प्रिंसेस ने कई लोगों के साथ घोटाले करके उन्हें सड़क में लाकर छोड़ दिया था। बाकू चैन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ ये नई लड़की कौन है? डाकू कहती है, ये भी अब से हमारी नई पार्टनर है। मैंने इसका नाम मोनाको रखा है। मोनाको भी हमारे साथ रहकर काम सीखेगी। आगे ये लोग आइस प्रिंसेस के शहर हांगकांग पहुंचते हैं। हांगकांग आते ही इन्हें पता लगता है कि आइस प्रिंसेस के पास पर्पल डायमंड होने की अफवाह है। वो पर्पल डायमंड मैरी सेलिन को बिलोंग करता है। आज के जमाने में उस डायमंड की कीमत का अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। आइस प्रिंसेस का फिलहाल सिर्फ उसके डिवोर्स हस्बैंड टुंग युंग के सिवा और कोई नहीं। आइस प्रिंसेस ने टुंग युंग को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया क्योंकि टुंग युंग एक काफी कामचोर और शराबी किस्म का आदमी था। इसके बाद से ही आइस प्रिंसेस को प्यार जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सारी बातें इन्हें इकिगाशी बता रहा था। इकिगाशी भी इन्हीं का पार्टनर है। आगे सभी की एक जगह इकट्ठा होने पर डाको बताती है, आइस प्रिंसेस फिलहाल शहर में नहीं है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड टुंग युंग जरूर इसी शहर में होगा। हम उसके जरिए आइस प्रिंसेस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आगे ये लोग टुंग युंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक कानी औरत बताती है कि टुंग युंग आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा। फिर बाकू चैन और मोनाको रेस्टोरेंट की तरफ जाती हैं और यहाँ मोनाको को टुंग युंग दिख जाता है। टुंग युंग की हालत काफी बेकार थी। ये दोनों टुंग युंग से जर्नलिस्ट बनकर अपनी वाइफ डियाना यानी आइस प्रिंसेस के बारे में बताने के पैसे देती हैं। टुंग युंग कहता है, डियाना को हमेशा सिर्फ बिजनेस की फिक्र रहती थी, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। प्रेजेंट में बाकू चैन सभी को बताता है, टुंग युंग ने हमें ये भी बताया कि डियाना की परवरिश जापान में हुई थी, इसलिए उसे जापानीज भाषा आती है। मोनाको कहती है, हमें ये भी पता लगा कि डियाना बिजनेस पर पैसे लगाने से पहले फॉर्चून टेलर से एडवाइस लेती है। रिचर्ड कहता है, ज्यादातर अमीर लोग फॉर्चून टेलर हायर करती हैं। पुराने जमाने में भी लोग ऐसा ही करते थे। बाकू चैन कहता है, डियाना को उसकी एक नई फॉर्चून टेलर की जरूरत है क्योंकि पुरानी वाली की लाश पानी में तैरती हुई पाई गई थी। इसे सुन डाकू कहती है, मिल गया आइडिया, हम डियाना के घर उसकी नई फॉर्चून टेलर बनकर जाएंगे। ऐसा बताकर डाकू वहीं सो जाती है। डाकू को सोते ही मोनाको बाकू चैन से कहती है, मुझे डाकू ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप दोनों ने मिलकर $2 बिलियन की चोरी का घोटाला किया था, वो भी शिनिची नाम के बिजनेसमैन के साथ। बाकू चैन कहता है, शिनिची जापान का गॉडफादर था, उसने गलत तरह से पैसे बनाने के लिए कई लोगों के साथ गद्दारी की थी। मोनाको कहती है, वाओ, और आप दोनों ने मिलकर उस गद्दार को भी चूना लगा दिया। सच में मास्टर डाकू दुनिया के बेस्ट कॉन आर्टिस्ट हैं। तभी बीच में रिचर्ड कहता है, तुम गलत हो, डाकू से भी आगे एक दूसरा कॉन आर्टिस्ट है। मुझे ठीक से नहीं पता वो कौन है, लेकिन डाकू और वो मिलकर एक ही चोरी को अंजाम देने वाली थी, पर वो आदमी डाकू से पहले बाजी मार गया और डाकू कुछ समय के लिए बेजान हो गई। डाकू उस आदमी को मन ही मन आज भी पसंद करती है। डाकू ने उस आदमी को स्टार नाम दिया है। तो इसे सुन मोनाको के साथ साथ बाकू चैन भी हैरान होता है। अब मूवी सीधा 1 महीने आगे बढ़ती है और हम कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को होटल के पार्किंग जोन में देखती हैं। तभी वहाँ कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। उस लेडी का पुलिस वाले भी वेलकम करते हैं। असल में यही लेडी आइस प्रिंसेस यानी डियाना थी, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करने का इल्जाम था। तभी उसी होटल में ठहरा एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार मैं फिर से जीत गया, तुम दोनों का शुक्रिया, मैंने तुम दोनों पर विश्वास किया। असल में ये आदमी इकिगाशी था और वह दोनों इकिगाशी के पार्टनर डाको और मोनाको थे। इधर शोर सुनकर डियाना की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वापस जाते वक्त डियाना उन दोनों को अपनी तरफ देखते हुए नोटिस करती है। डियाना को देखकर मोनाको डाको के कान में कुछ कहने का नाटक करती है। तभी डाको डियाना से कहती है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरी बहन का कहना है कि आप हरे रंग से थोड़ा दूर रहिए। तो इन दोनों की बातों को डियाना ज्यादा सीरियस नहीं लेती और अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। तभी उनकी गाड़ी से किसी डिलीवरी मैन की टक्कर हो जाती है। डिलीवरी मैन ने हरे रंग की ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए डियाना उस डिलीवरी मैन से ज्यादा पंगा नहीं लेती क्योंकि डियाना को डाको की बात याद थी। फिर वो डिलीवरी मैन उन पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। वहीं बाइनोकुलर के जरिए दूर से ये सब मोनाको और डाको देख रहे थे। डाको कहती है, जरूर इसके बाद डियाना हमारे बारे में सर्च करेगी, इसलिए हमें 24 घंटे इसी कैरेक्टर में रहना होगा। फिर दिखाते हैं कि जिस हरे कपड़े वाले डिलीवरी मैन ने डियाना से पंगा लिया था, असल में वो बाकू चैन था। अगले दिन से ही डियाना के लोग उन दोनों फॉर्चून टेलर पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट में जाते जाते मोनाको इकिगाशी को अचानक रोक लेती है।
जिससे उस रेस्टोरेंट में बाकी लोग पहले अंदर चले जाते हैं। और जब इकिगाशी आगे बढ़ता है तब वैसे ही उस रेस्टोरेंट के लोग इकिगाशी को गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इकिगाशी इनका स्पेशल 1 लाख कस्टमर था। अब इसके भी 1 महीने बीत जाते हैं और दोनों को लगने लगता है कि डियाना उन्हें कभी हायर नहीं करेगी। तभी डियाना के लोग अचानक से उन दोनों के पास आते हैं। आगे मोनाको और डाको को डियाना के घर लाया जाता है। डियाना इन दोनों के सामने आकर उनसे अपने बारे में पूछती है। तब मोनाको फॉर्च्यून देखने का नाटक करते हुए कहती है, आपके कमर में अक्सर दर्द रहता है, आप बहुत कम चीजें खरीदना पसंद करती हो और आप कई दिनों से ठीक ढंग से सोई नहीं। डियाना कहती है, ये बातें कोई भी बता सकता है, पता है तुम्ही जैसे नकली लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैंने एक खास तरह के इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है। ऐसा कहते ही डियाना के सामने एक अजीब आदमी हाजिर होता है। ये आदमी इसुके था, जिसे हमने स्टार्टिंग में डियाना के साथ देखा था। इसुके कहता है, मैडम का चेहरा काफी फेमस तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में शहर के हर दूसरे आदमी को पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बताएं, वरना अगर आप ऐसा नहीं कर पाई तो आप नकली साबित हो जाएंगी। तब डाको इस पर राजी हो जाती है। डाको कहती है, तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, तुम अपने रिश्तेदारों और फैमिली से अलग रहती हो और तुम्हारे शरीर के दाहिनी तरफ किसी चीज से कटने का निशान है। तो इसे सुन इसुके स्माइल करते हुए अपनी शर्ट उठाता है। इसुके की दाहिनी तरफ सच में चोट का निशान था। इसुके कहता है, मैंने इनके बारे में रिसर्च की थी, ये दोनों एक काफी बड़ी फॉर्च्यून टेलर मियानो मोरी की ग्रैंड डॉटर्स है, जिनकी एक भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। तो इसे सुन डियाना को उन दोनों के फॉर्च्यून टेलर होने पर यकीन हो जाता है और डियाना उन दोनों को हायर कर लेती है। आगे इसुके दोनों को अपनी गाड़ी में ले जाता है। इसुके कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मुझे थैंक यू कौन बोलेगा। डाको कहती है, तुम कब से डियाना के पीछे लगे हुए थे। इसुके कहता है, बस कुछ महीनों से। मेरे पास भी डियाना के बारे में उतनी ही जानकारी थी जितनी तुम्हारे पास अभी है, लेकिन डियाना का विश्वास मैंने कम वक्त में काफी ज्यादा जीत लिया है। मोनाको कहती है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, कैसे? तब इसुके के कुछ कहने से पहले ही डाको इसुके को रोकती है और उन्हें यहीं उतारने कहती है। इसुके जाते वक्त कहता है, मुझे कॉल करना, मेरा नंबर अब भी तुम्हारे पास होगा। ऐसा बोलकर इसुके चला जाता है। मोनाको कहती है, कहीं यही तो वो आदमी नहीं जिसे तुम स्टार कहती थी। तब डाको इस बारे में कोई बात नहीं करती। आगे वॉइस ओवर सीन के थ्रू बताते हैं कि मोनाको डियाना से ऐसा कहेगी कि डियाना की साउथ की पहाड़ी और वहाँ का पीला इंसेक्ट उसकी किस्मत चमका देगा। ये करने के बाद बाकू चैन और रिचर्ड नकली हीरो के व्यापारी बनकर डियाना के पास जाएंगे और डियाना से कहेंगे कि हम दोनों साउथ पोल से आए हैं और हमारी कंपनी का नाम येलो बीटल है, यानी पीला कीड़ा है। डाको कहती है, परफेक्ट, वो इस प्लान से हमारे जाल में आसानी से फंस जाएगी। इसके बाद ये लोग एक आदमी से नकली हीरे बनवाते हैं। ये हीरे देखने में वाकई असली लग रहे थे। आगे ये दोनों अपनी फर्जी येलो बीटल कंपनी का बैनर एक ऊंची और बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगा देती हैं। वहीं मोनाको डियाना को बताती है कि उन्हें उस येलो बीटल का पता एक ईस्ट में बनी बिल्डिंग को देखने पर पता लगेगा। लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है और उन तीनों को पता लगता है कि डियाना उनकी फर्जी कंपनी को कभी कॉन्टेक्ट नहीं करने वाली। ये सब देखकर डाको भी निराश हो जाती है। आगे डाको रात में मिलने के लिए इसुके को बुलाती है। डाको इसुके से कहती है, जरूर तुम हमारे प्लान में बाधा बन रहे हो, तुम्हारी वजह से डियाना हमारे झांसे में नहीं आ पा रही है। इसुके कहता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, यकीन करो तुम्हारा डियाना को फंसाने का तरीका बहुत बचकाना है। डाको कहती है, वैसे तुम डियाना को किस लिए फंसाना चाहते हो? इसुके कहता है, मैं डियाना को प्यार में फंसाकर उसके पैसे उड़ाना चाहता हूँ। डाको कहती है, वो तुम्हारे प्यार में कभी नहीं पड़ेगी। इसुके कहता है, तुम तो पड़ गई थी, तुम्हें याद है हमारे न्यू ईयर का वो स्कैम? उसे करने के लिए हम कितने समय तक न्यू ईयर में लवर्स की तरह रहे थे और मैं तो तुमसे सच में प्यार करने लगा था, पर ऐसे वक्त में तुम अचानक से कहीं गायब हो गई। तुम्हें ये डर था कि कहीं तुम कमजोर ना हो जाओ। डाको कहती है, क्या डियाना ही आइस प्रिंसेस है? इसुके कहता है, ऑफ कोर्स वही है। खैर मुझे तुम्हें ये लेटर देना था, इसमें लिखी बातें तुम्हारे काम आएंगी। इसुके के जाते ही डाको उस लेटर को उठाती है। उतने में ही वहाँ बाको चैन आ जाता है। बाको चैन देखता है कि लेटर में डियाना की प्राइवेट ट्यूटर मिस तमाको का नाम लिखा हुआ था। अगले दिन मोनाको और बाको चैन फिर से जर्नलिस्ट बनकर तमाको से डियाना की जानकारी लेने जाती हैं। तमाको बताती है कि बचपन में डियाना एक स्मार्ट और एक्सट्रोवर्ट लड़की थी। डियाना को बचपन से ही नॉवेल्स और लव स्टोरीज पढ़ने का शौक था। साथ ही डियाना रोमांटिक मूवी की भी काफी बड़ी शौकीन थी।
ओवरऑल डियाना को प्यार में बहुत यकीन था, लेकिन 12 की उम्र में डियाना एक बहुत बड़ी आग का शिकार हो गई। उस आग के जलने का निशान आज भी डियाना के बैक में है। इसके बाद डियाना को उसके फादर ने हांगकांग बुला लिया ताकि उसे अपना फैमिली बिजनेस सिखा सके। डियाना के फादर काफी स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उनकी मार खाते खाते डियाना भी बिल्कुल पत्थर दिल हो गई, जिस वजह से उसका नाम आइस प्रिंसेस पड़ गया। इसे सुन रिचर्ड कहता है, लेकिन दिल के किसी कोने में शायद आज भी वो प्यार में उतना ही विश्वास रखती है। बाकू चैन कहता है, लेकिन प्यार का दिखावा हमसे पहले भी इसुके कर चुका है। रिचर्ड कहता है, इसुके बहुत शातिर स्कैमर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो हमसे पहले ही वो हीरा आइस प्रिंसेस से निकलवा लेगा। मोनाको कहती है, लेकिन हमें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। डाको कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मौका आ गया है इसुके से हारी हुई बाजी जीतने का। अगली सुबह ये दोनों डियाना से कहते हैं, आपको रेड कलर में एक आदमी दिखेगा, वो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। आगे डियाना होटल के बाहर बैठी होती है, तभी डियाना को अपनी साइड में बाकू चैन दिखता है। बाकू ने रेड कलर की टाई लगाई हुई थी, जिससे डियाना को लगे कि बाकू चैन ही डियाना को खुशियां पहुंचाने वाला वो आदमी है। पर खेल में एक ट्विस्ट आ जाता है। वहाँ पर इसुके पूरी तरह से रेड कलर का ड्रेस पहने हुए डियाना के सामने हाजिर हो जाता है। आगे बाकू चैन वहाँ हुई ये सारी बातें अपनी टीम वालों को बताता है और कहता है, प्यार का नाटक मुझसे नहीं होने वाला। डाको कहती है, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती, तुम्हें कुछ करना होगा। बाकू चैन कहता है, दुनिया में प्यार बहुत रेयर होता है, मैं प्यार का दिखावा करके किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा कहकर बाकू चैन चला जाता है। तभी टाकू भी बाकू चैन के पास आती है। बाकू कहता है, डियाना इसुके के प्यार में नहीं पड़ेगी, क्योंकि अडल्ट लोग कभी डेस्टिनी पर भरोसा नहीं रखते। डाको कहती है, इसुके ने डियाना को फंसाने के लिए डेस्टिनी नहीं, कोई और ट्रिक आजमाई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डियाना जब रात को रास्ते से गुजर रही थी, तभी इसुके अचानक से डियाना के पास जाकर कहता है, इसी तरह चलती रहिए, इस वक्त 3 लोग आपका पीछा कर रहे हैं, ऐसा बिहेव करिए कि हमें कुछ नहीं पता। ऐसा बोलकर इसुके डियाना को भगाते हुए एक टैक्सी के अंदर बिठाता है और डियाना को सुरक्षित उसके घर पहुंचाने के लिए ड्राइवर को पैसे देता है। इसके बाद इसुके उसी कसीनो में अपना घोड़ा जीतने की खुशी में पार्टी रखता है, जिसमें डियाना अक्सर आती थी। डियाना जैसे ही उधर इसुके को देखती है, वैसे ही डियाना को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी उस रात मदद की थी। फिर इसी तरह डियाना और इसुके एक दूसरे से बार बार मिलने लगते हैं और अब डियाना को धीरे धीरे इसुके और डेस्टिनी पर विश्वास होने लगता है। इसे सुन बाकू चैन कहता है, क्या तुम भी डेस्टिनी पर विश्वास रखती हो और तुम्हें भी इसुके से प्यार है? तो डाको इसका कोई जवाब नहीं देती। तभी दोनों को इधर कुछ गिरने की आवाज आती है। दरअसल यहाँ मोनाको ने गलती से गमला गिरा दिया था। मोनाको इसकी माफी मांगकर वहाँ से भागते हुए चली जाती है। अगले दिन डियाना डाको से कहती है, तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ किसी से प्यार करने पर खत्म हो जाती हैं, फिर ये जानते हुए भी तुमने प्यार क्यों किया? डाको कहती है, मुझे लगा कि इससे मुझे शांति मिलेगी। डियाना कहती है, तुम मुझसे अकेले में बात करो, इस बार मुझे फॉर्च्यून टेलर की नहीं, सिर्फ तुम्हारी यानी एक लड़की की एडवाइस चाहिए। आगे मोनाको टीम से कहती है, डियाना ने हमें अपने 20 साल पुराने लवर की तस्वीर दी। असल में डियाना का पहला प्यार और कोई नहीं बल्कि टुंग युंग था, जो फिलहाल पहले से काफी अलग दिखता है। डाको बताती है, डियाना ने टुंग युंग को अपना लव एट फर्स्ट साइट मानकर शादी की, पर प्रॉब्लम ये थी कि टुंग युंग को बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, इसलिए टुंग युंग की कंपनी दिवालिया हो गई और लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। बाद में टुंग युंग ने बिजनेस छोड़ दिया। मोनाको आगे कहती है, टुंग युंग ने अपनी वाइफ डियाना को भी उसका बिजनेस छोड़कर एक दूसरे के साथ कंफर्ट जिंदगी बिताने का ऑफर दिया, लेकिन डियाना एक बिजनेस लेडी थी, उसने प्यार के ऊपर बिजनेस चुना और इसी कारण वो आज तक अकेली है। फ्लैशबैक में डाको और डियाना की वो बातचीत दिखाते हैं जो उन्होंने अकेले में की थी। डाको कहती है, मुझे लगता है कि हम सभी प्यार करने के लिए बने हैं, पर जरा अपने दिल से पूछिए कि आप किससे प्यार करती थी, आपका सबसे पहला प्यार कौन था? तब डियाना अपने हस्बैंड टुंग युंग का नाम बताती है। ये सब सुन बाकू चैन कहता है, हमें डियाना को किसी तरह टुंग युंग के प्यार में दोबारा लाना होगा। अगली सुबह ये दोनों डियाना और टुंग युंग के नाम से नकली लव लेटर्स लिखते हैं और इन लेटर्स को लिखकर मोनाको को पकड़ा देते हैं। मोनाको लेटर डिलीवर करने निकल जाती है। आगे जब टुंग युंग के नाम से लिखा लेटर डियाना के पास पहुंचता है तो लेटर में लिखा था, मैं तुमसे आज भी बेइंतहा प्यार करता हूँ, इतने सालों से मैं तुम्हें ही याद करके जी रहा था और अब मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ टुंग युंग के लेटर में लिखा था, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करूंगी। धीरे धीरे मुझे ये जानने मिला कि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट की टिकट भी भेज रही हूँ, हम दोनों फ्लाइट में आगे की बात करेंगे। ऐसा लिखकर डियाना के पास भी फ्लाइट की सेम डेट वाली टिकट भेजी गई थी। इस लेटर को पढ़कर डियाना फिर से टुंग युंग के लव में पड़ जाती है।
आगे डियाना सज सवर कर एयरपोर्ट पहुंचती है, लेकिन काफी देर इंतजार करने पर भी टुंग युंग दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता। दूसरी तरफ टुंग युंग एक लड़की के साथ बिजी था, उसे डियाना की कोई भी फिक्र नहीं थी। ये सब इधर चुपके से डियाना देख लेती है। इसे देख डियाना का दिल फिर से टूट जाता है और डियाना वहां से चली जाती है। डियाना के मार्केट से गुजरते ही उसे अपने सामने इसुके दिखता है। इसुके डियाना के सामने उसे गले लगाने के लिए खड़ा था और अब डियाना को भी रियलाइज होने लगा था कि जिसके बारे में उसे डाको ने बताया था वो असल में इसुके था। इसलिए डियाना इसुके की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी उनके बीच डाको आ जाती है। दूर से ये सब मोनाको और बाकू चैन देख रहे थे। डाको डियाना से कहती है, इसुके मेरा है, इसी की वजह से मैंने अपनी शक्तियां खोई हैं। ऐसा बोलकर डाको अपने रिवॉल्वर से डियाना पर निशाना लगाती है, जिससे डियाना घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब डियाना की नजर खुलती है तब उसे पता लगता है कि उसकी गोली इसुके ने अपने ऊपर ले ली थी, जिससे इसुके मर गया था। इसे देख डाको भी घबराकर वहां से भाग जाती है। वहीं डियाना के हाथ इसुके के खून को रोकते वक्त लाल पड़ जाती हैं। दूर से बाकू चैन ये सब देखकर घबरा जाता है, क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। अब ये सीन पूरी तरह ब्लैंक होता है और आगे हॉस्पिटल में इसुके को होश आता है। इसुके के होश में आने की डियाना को काफी खुशी होती है। तभी हॉस्पिटल की स्टाफ वहां डियाना को कॉफी सर्व करने आती है, लेकिन बाहर आते ही पता लगता है कि असल में वो स्टाफ डाको थी। आगे जब डियाना को होश आता है तो उसके गले से पर्पल हीरे का नेकलेस गायब था। दरअसल कल रात डियाना के कॉफी में नींद की गोली मिलाकर वो नेकलेस इसुके और डाको चुराकर अपने साथ ले गए थे। दरअसल शुरुआत से ही डाको इसुके के साथ मिली हुई थी। दूसरी तरफ इकिगाशी आकर बताता है कि डाको और इसुके दोनों शहर से एक साथ गायब है। रिचर्ड कहता है, इसका मतलब डाको ने हमें और डियाना को बेवकूफ बनाया और खुद इसुके के साथ डायमंड चुराकर फरार हो गई। बाकू चैन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, डाको हमें धोखा नहीं दे सकती। रिचर्ड कहता है, भूलो मत, डाको इसुकी की पुरानी लवर थी। लव सबको धोखा देने पर मजबूर कर देता है। इसे सुन सभी निराश होती हैं। तभी इकिगाशी के हाथ एक बुक लगती है। इस बुक के ऊपर कोई एड्रेस लिखा हुआ था। जब इकिगाशी इसे सर्च करता है तो ये एड्रेस हांगकांग के हेलीपोर्ट का था। तब इसे देख के ये सब डाको को ढूंढने हेलीपोर्ट की तरफ निकल पड़ती हैं। फिर ऐन वक्त पर ये चारों एक साथ हेलीपोर्ट पहुंचकर डाको को रोकते हैं। डाको इन्हें देखकर हंसते हुए कहती है, मैंने तुम सभी को चूना लगा दिया, तुम सभी बहुत बेवकूफ थे, इसलिए मैं इसुके के साथ मिल गई। टुंग युंग हमारा लेटर पढ़ने के बाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, पर बीच में ही हमने उसे रोककर कुछ पैसों का लालच दिया। टुंग युंग का असली प्यार उसकी वाइफ नहीं बल्कि पैसा था। पूरे 3 बिलियन येन देने के बाद टुंग युंग हमारी डील के लिए मान गया और हमने टुंग युंग के साथ एक लड़की रख दी, जिसे एक साथ देखकर डियाना के दिल से टुंग युंग हमेशा के लिए उतर गया। इसुके कहता है, और बस इसी मौके का मुझे इंतजार था। एक हार्ट ब्रोकन इंसान को अगर थोड़ा सा प्यार कर दो तो वो आपके प्यार में दीवाना हो जाता है। बस यही हमारी चाल थी। वैसे तुम लोगों का शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से हमारे हाथ ये बेशकीमती डायमंड है। चलो अब फिर कभी मिलते हैं। तब बाकू चैन आगे बढ़कर कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और सच तो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता था। तो इस बात का भी डाको पर कोई असर नहीं होता और डाको इसुकी के साथ आगे बढ़ जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर का डोर खुलते ही उनके सामने उनका दुश्मन शिनिची बैठा होता है। शिनिची कहता है, आखिरकार तुम मेरे झांसे में आ ही गई लड़की। एक्चुअली शुरुआत से ही इसुके मेरे लिए काम कर रहा था। इसे सुन डाको घबराते हुए भागने लगती है, पर तभी डाको और उसकी पूरी टीम को शिनिची के आदमी पकड़ लेते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिसे शिनिची ने डाको को फंसवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, असल में वो आदमी इसुके था। इसुके का मानना था अगर वह उन तीनों को एक एक करके पकड़ेंगे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्हें डाकू को उस वक्त पकड़ना चाहिए जिस वक्त डाकू किसी घोटाले को अंजाम दे रही हो। इससे शिनिची के पैसे जिसका उन्होंने घोटाला किया था वो भी शिनिची को सूद समेत वापस मिल जाएगा और साथ ही डाकू की पूरी टीम उनके पकड़ में आ जाएगी। प्रेजेंट में इसुके वो बेशकीमती हीरा शिनिची के हवाले करता है और शिनिची भी इसुके के दिमाग की तारीफ करता है। डाकू कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? इसुके कहता है, तुमने मुझे अमेरिका में धोखा देकर छोड़ दिया था। डाकू कहती है, लेकिन तुम्हें हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? इसुके कहता है, मैंने तुम सभी के बीच अपनी जंगली बिल्ली छोड़ रखी थी। उसे पता था कि तुम हर बार सेम कैफे में जाती हो। फिर दिखाते हैं कि इसुके और शिनिची तक उनकी हर इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली जासूस मोनाको थी। मोनाको ने जानबूझकर अपनी पहली ट्रिक सिर्फ डाको पर ही इस्तेमाल की और डाको के सामने इमेच्योर बनने की एक्टिंग करी ताकि डाको उसे अपने साथ काम में रख ले। ये सब करते वक्त मोनाको फोन में इसुके को मैसेज कर रही थी, मैंने डाको को फंसा लिया है। इसुके हंसते हुए कहता है, पता है मुझे कैसे पता लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? ये सब भी मुझे मोनाको ने बताया।
मोनाको ने बताया कि तुम मुझे मन ही मन स्टार कहती हो, इसी से मैं समझ गया था कि मैं तुम्हें फिर से पटा सकता हूँ। तो ये सारी बातें सभी के सामने आने पर मोनाको रोने लगती है। मोनाको को अपनी करनी का पछतावा था। शिनिची कहता है, इस स्कैम के चक्कर में मुझे टुंग युंग को 3 मिलियन येन देनी पड़ी, लेकिन ये हीरा उससे भी कई ज्यादा बेशकीमती है। इसके सामने 3 बिलियन येन कोई मायने नहीं रखता। ऐसा बोलकर शिनिची अपनी गन डाकू पर तान लेता है, पर उतने में ही वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। इतनी सारी पुलिस को यहाँ डियाना लेकर आई थी। डियाना स्कैम होने की वजह से काफी गुस्से में थी। डियाना पुलिस वालों से गन छीनकर इसुकी को मारने जाती है, लेकिन उनके बीच शिनिची आ जाता है। तभी मौका देखकर डाकू भी अपनी गन निकालकर शिनिची पर पॉइंट करती है, लेकिन शिनिची अपनी दूसरी गन निकाल लेता है। इसे देख बाकू पुलिस वाले की गन गिराकर उसे डाकू की तरफ फेंकता है और अब डाकू, डियाना और शिनिची तीनों एक ही दूसरे पर गन पॉइंट करके आमने सामने खड़े होते हैं, पर कोई किसी पर गोली नहीं चलाता। तभी इसुके हेलीकॉप्टर पर चढ़कर शिनिची को भी अपने पास बुलाता है, क्योंकि कुछ देर में वहाँ और पुलिस भी आने वाली थी। वहीं वो हीरा भी उन्हीं के पास था, इसलिए शिनिची जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठता है और फिर इसुके और शिनिची उन सभी को चिढ़ाते हुए हीरा लेकर फरार हो जाती हैं। वहीं वहां आई पुलिस डाकू की टीम को अरेस्ट कर लेती है। मोनाको को अपनी किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन डाकू इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल परेशान नहीं थी। दूसरी तरफ शिनिची वो हीरा लेकर वापस जापान चला जाता है। आगे शिनिची जौहरी को वो हीरा दिखाता है। जौहरी कहता है, ये हीरा काफी नायाब है, इसकी कीमत 10 मिलियन येन होती अगर ये नकली नहीं होता तो इसे सुन शिनिची हैरान होता है। जौहरी आगे कहता है, ये डायमंड नकली है। असल पर्पल डायमंड रोशनी में आते ही पीला पड़ जाता है, लेकिन ये एक नकली और काफी चालाकी से बनाया गया डायमंड है। इसुकी कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये हीरा मैंने खुद डियाना के गले से निकाला है और इसे ही वो हर वक्त पहना करती थी। आगे ये लोग जल्दी से एरोप्लेन की फ्लाइट पकड़कर फिर से हांगकांग पहुंचते हैं, लेकिन इधर डियाना के होटल में जाते ही इन्हें वो पूरा होटल खाली पड़ा दिखाई देता है। तभी वहाँ होटल के स्टाफ आ जाते हैं। इसुके स्टाफ से डियाना के बारे में पूछता है, जो यहाँ रुकी थी। स्टाफ हंसते हुए कहता है, अच्छा डियाना, वो आइस प्रिंसेस, उनका मेंशन तो उधर ऊपर है। फिर ये दोनों हड़बड़ाते हुए ऊपर वाले मार्केट पर पहुंचते हैं, लेकिन ये पूरा मार्केट खाली था। अब इसुकी को पता लग जाता है कि असल में उसने डाको को नहीं बल्कि डाको ने उससे स्कैम किया है। फ्लैशबैक सीन में दिखाती है कि जब इसुके और शिनिची वहां से निकल गए थे, उसी वक्त पुलिस वालों ने डाको की टीम की हथकड़ी खोल दी थी। असल में ये सारे नकली पुलिस वाले थे। मोनाको ये सब देखकर कंफ्यूज रह जाती है और इसी के साथ मूवी सीधा 5 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जब डाको को उसके बॉस ने सुजुकी को कॉल करने कहा था। कॉल में सुजुकी ने डाको को घबराती हुई आवाज में मैसेज किया था कि अब मैं और नहीं जी सकती। इस मैसेज को पाती ही जब डाको सुजुकी के घर पहुंची तो वहां सुजुकी ने जहर लिया हुआ था। किसी तरह दोनों ने मिलकर सुजुकी की हालत बेहतर की। तब सुजुकी ने बताया कि उसके साथ कोई आदमी 30 मिलियन येन का मैरिज स्कैम करके भाग गया। तब डाकू सुजुकी की गैलरी में चेक करके कहती है, क्या वो आदमी ये था? तब सुजुकी इस पर हाँ करती है। डाकू कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब इस आदमी से तुम्हारा बदला मैं लूंगी। अगली सुबह डाकू कहती है, हमारा अगला शिकार ये आदमी यानी इसुके होगा। इसने मेरी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है और अब हम मिलकर इसे 3 मिलियन येन का धोखा देंगे। रिचर्ड कहता है, लेकिन मैरिज स्कैमर के पास इतना सारा पैसा नहीं होता। बाकू कहता है, वैसे मेरी आज सुबह हिरोशी से बात हुई थी। हिरोशी और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि हम सभी पर शिनिची के लोग नजर रख रहे हैं और हमारे बारे में ना बताने पर उन्होंने मेरे दोस्त हिरोशी की 3 उंगलियां काट दी थी। मैं इस बात का बदला शिनिची से जरूर लेकर रहूंगा। रिचर्ड कहता है, क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हम शिनिची और इसुके दोनों को एक साथ धोखा दे सके? टाको कहती है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं और मेरे पास इसका आइडिया है। इसके अगले ही दिन रिचर्ड ओकिनावा रिसोर्ट जाने लगता है। इस रिसोर्ट में इसुके अक्सर आया करता था। वही रिसोर्ट की स्टाफ जो उस वक्त रिचर्ड के साथ थी। रिचर्ड ने उस स्टाफ से कहा था, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर कोई तुमसे मेरे बारे में तहकीकात करे तो तुम्हें एक झूठ बोलना होगा। आगे प्लान के मुताबिक रिसोर्ट की स्टाफ से जब शिनिची तहकीकात करता है तब स्टाफ झूठ बोलते हुए कहती है, आपसे भी पहले इसुके नाम से किसी आदमी ने मुझसे रिचर्ड और उसकी गैंग के बारे में पूछा था। तो शिनिची स्टाफ से इसुके का एड्रेस मांगता है। वहीं इसके कुछ दिनों बाद डाको टीवी में एक न्यूज देखती है। न्यूज में उसी आइस प्रिंसेस के बारे में बताया जा रहा था। इसे देखते ही डाको को शिनिची और इसुके को एक साथ फंसाने का प्लान मिल जाता है। जिस वक्त मोनाको डाको को पहली बार फंसाने आई थी तभी से डाको को मोनाको के बारे में पता था और डाको जानती थी कि इसे इसुके ने भेजा है। यहाँ
था कि हांगकांग में डियाना का एक्स हस्बैंड टुंग युंग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। असल में खुद रिचर्ड ही अपना मेकअप करके टुंग युंग बनता था और जो लड़की रिचर्ड के साथ रहती थी वो असल में सुजुकी थी। इन दोनों ने अपना भेष बदलकर इसुकी से जानबूझकर 3 बिलियन येन मांगे और इसुकी ने इसे एक इन्वेस्टमेंट समझकर उन्हें सारे पैसे दे दिए। प्रेजेंट में डाको और उसकी टीम उनसे ठगे हुए उन पैसों के साथ मजे करती है। इधर इन लोगों ने मोनाको को भी माफ कर दिया था क्योंकि मोनाको वैसे ही कर रही थी जैसा बताया गया था। तभी डोरबेल रिंग होती है और डाको कहती है फाइनली मेरी स्टार आ गई। ऐसा कहकर डाको आगे जाकर खुद से स्टार का वेलकम करती है। असल में डाको की स्टार और कोई नहीं बल्कि डियाना थी जिसने आइस प्रिंसेस का रोल किया था। मतलब डियाना और उसके सभी लोग इस स्कैम में शामिल थे और डियाना खुद भी एक प्रोफेशनल स्कैमर थी। मोनाको कहती है तो यही तुम्हारी स्टार है। डाको कहती है हाँ, दुनिया में इनसे बड़ा स्कैमर कोई नहीं हो सकता। इवन मैं भी इनकी एक्टिंग से धोखा खा गई थी, सिर्फ यही आइस प्रिंसेस बनने की लायक थी। दूसरी तरफ हमें शिनिची का हाल दिखाया जाता है। शिनिची समझ गया था कि अब वो पूरी तरह से लूट चुका है। वहीं इसुकी को पता चल चुका होता है कि वो बहुत मार खाएगा, इसलिए इसुकी वहाँ से भाग जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम उसी कानी औरत को देखते हैं जिसने डाकू की टीम को रास्ता बताया था। तभी उस औरत के पास एक गाड़ी आकर रुकती है और वो कानी लेडी उस गाड़ी में बैठ जाती है। फिर हमें रिवील होता है कि इसी लेडी की दूसरे आंख में वही पर्पल हीरा जड़ा हुआ था, यानी यही लेडी असली आइस प्रिंसेस थी। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।